कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज का जो टॉपिक है वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और आप लोग इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। और आज के लेक्चर से निश्चित तौर पे 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, इसका फुल गारंटी है। आप PDF या जो भी है स्क्रीनशॉट आप करके रख लें और फिर जब एग्ज़ाम होगा फिर आप मिला लेंगे। यहाँ से निश्चित तौर पे आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका फुल गारंटी है। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, भारतीय संविधान के शैक्षिक प्रावधान क्या है, यानी भारतीय संविधान में शिक्षा से रिलेटेड क्या क्या प्रावधान अभी तक किए गए हैं। हम आपको इससे पहले भी जो पाश्चात्य शिक्षा है और अंग्रेजों के द्वारा जो शिक्षा नीति आई थी, जो कुछ विकास हुआ था, तो उसके बारे में हमने आपको बताया था। और फिर हम जो आगे जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो शिक्षा नीति आई है वो भी बताऊंगा, जैसे आपका कोठारी आयोग है या 1968 का एजुकेशन पॉलिसी है, चाहे 86 का है, फिर NEP है। तो ये सब आपको हम आगे क्लास में रेगुलर होकर के आपको करवाएंगे। तो आज जो मैं करवा रहा हूँ वो टॉपिक है आपका भारतीय संविधान के शैक्षिक प्रावधान। क्या क्या प्रावधान जो भारतीय अनुच्छेद में शिक्षा से जुड़े हुए हैं और जहां से निश्चित तौर पे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग देखिए हमने जो लिखा है वो है भारतीय संविधान के शैक्षिक प्रावधान क्या है। ठीक है, तो व्हाट आर द एजुकेशनल प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं भारतीय संविधान में शिक्षा को लेकर के। तो सबसे पहला पॉइंट आगे आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो सबसे पहले ये समझना होगा DPSP होता क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो केंद्र के द्वारा राज्य को दिया जाने वाला एक ऐसा निर्देश जो एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। और लोक कल्याणकारी राज्य तभी हो सकता है जब वहाँ के जनता का जो जीवन होगा वो खुशमय होगा। और किसी भी जनता के जीवन खुशमय के लिए वहाँ पे शिक्षा जो बेसिक नीड है, जो हमारी बेसिक नीड अभी क्या है, रोटी कपड़ा और मकान तो था ही, अब शिक्षा और चिकित्सा ये भी हमारी बेसिक नीड है। ये जब तक लोगों को नहीं मिलेगा तब तक उनका तरक्की या आगे वो कल्याण नहीं हो सकता उनका। इसीलिए सरकार ने क्या किया है कि अनुच्छेद 45 जो, चूंकि देखिए संविधान का जब निर्माण हुआ था तो देश के पास उतने फंड नहीं थे कि आपको उसी समय शिक्षा का अधिकार दे दिया जाता, क्योंकि किसी भी शिक्षण संस्थान को बनाने के लिए उसमें खर्च आता और सरकार या देश के पास उतना फंड उस समय नहीं था जब आपका देश आज़ाद हुआ था। क्योंकि उस समय हमें जो हमारे देश के लोगों को खाना भी सही से नहीं मिल रहा था, तो हमें सबसे पहले नीड चाहिए थी रोटी का। तो हमारे जो नीति निर्माता थे, जो संविधान निर्माण कर रहे थे, तो उन्होंने शुरुआती दौर में इसको जो है मौलिक अधिकार के तहत शिक्षा को नहीं रखा था। लेकिन जैसे जैसे हमारा बेसिक नीड पूर्ति होते गया, जो आपके शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार थे, आगे चल करके फिर 1976 में आपके 6 हो गए। ठीक है, फिर आगे चल करके शिक्षा का अधिकार को भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत रख दिया गया, जब हमारी सरकार, हमारा देश की जो सरकार है वो सक्षम हो गई कि अब शिक्षा को भी मौलिक अधिकार के तहत रखा जाए। तो ये जितने भी DPSP के पार्ट हैं वास्तव में वो मौलिक अधिकार होने चाहिए लोगों के, लेकिन धीरे धीरे उसको मौलिक अधिकार में कन्वर्ट सरकार करती है। ठीक है, क्योंकि जो जो हमारा जो इकोनॉमी बढ़ता है, जो जो हम तरक्की करते हैं, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, त्यों त्यों आप देखिएगा कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसी को क्या किया जाता है कि मौलिक अधिकार में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और इसी के तहत आप देखेंगे कि अनुच्छेद 45 में शुरुआत में कहा गया था, क्योंकि देखिए DPSP क्या होता है कि न्यायालय में वाद योग नहीं होता है। अगर किसी को इससे, जैसे शराबबंदी है, तो कोई राज्य मन होता है तो लागू करता है, कोई राज्य मन नहीं होता है तो नहीं लागू करता है। उसी प्रकार से शिक्षा को स्टार्टिंग में समवर्ती सूची में ये DPSP में रखा गया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। यानी सरकार को संविधान की स्थापना के 10 वर्षों के भीतर 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, ऐसा लिखा गया था अनुच्छेद 45 के तहत। ठीक है, करनी चाहिए 10 वर्ष के भीतर। इसीलिए इसको कहाँ रख दिया गया था, DPSP में, कि जब तक अभी देश की स्थिति अच्छी नहीं है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, तो आगे 10 वर्ष में शिक्षा को मौलिक अधिकार में रखा जाएगा। लेकिन इसको साकार होते होते कितना लंबा वर्ष लगा तो आपको भी पता है। और ये कब साकार हुआ, तो 2002 में। किंतु इसके साकार नहीं होने पर 2002 के 86वें संविधान संशोधन के अधिनियम 21
को अधिनियमित किया गया और ये अधिकार आते आते अब क्या हो गया 2002 लग गए, यानी जो आपको 1960 तक मिल जाना चाहिए था वो चीज़ 2002 में आकर के 86वें संविधान संशोधन में जाकर के मिला। एक मार्गदर्शक सिद्धांत होने के बजाय इसने बुनियादी शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया, यानी एक मार्गदर्शिका है। आपका अगर कहेगा कि डीपीएसपी क्या है, तो एक प्रकार से सरकार के लिए या कानून जो बनाते हैं उनके लिए मार्गदर्शिका का काम करता है। तो इसीलिए जो बुनियादी शिक्षा को जो मौलिक अधिकार में कन्वर्ट किया गया, तो उसमें जो अनुच्छेद 45 का बहुत बड़ा योगदान था, जो कि संविधान निर्माण के समय ही जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इसको डाल दिया था। अगर नहीं डालते तो हो सकता था कि आपको यह मिलता भी नहीं, ठीक है, यह अधिकार, शिक्षा का अधिकार हो सकता था नहीं भी मिलता, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 45 में वह 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा शामिल है, ठीक है। 6 से 14 साल तक यहाँ होना चाहिए था। मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया, तो 2009 में आया, जिसके तहत निम्नलिखित मापदंड स्थापित करता है। पहला 21 को क्या है, को लागू करने के लिए संसद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम ने सर्व शिक्षा अभियान, जिसको SSA कहा जाता है, कई बार फुल फॉर्म में पूछ देता है SSA का क्या फुल फॉर्म है, तो सर्व शिक्षा अभियान को लागू करने के लिए एक कानूनी समर्थन, एक अनुच्छेद प्रदान करता है, कानूनी समर्थन प्रदान करता है, जो कि सभी जो 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे हैं उनको अनिवार्य रूप से निश्चित तौर पे मुफ्त में शिक्षा दी जाए, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा प्रशासन, सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, SSA एक संघीय कार्यक्रम है जो प्राथमिक शिक्षा के समयबद्ध सार्वभौमिकीकरण का आश्वासन देता है और इसको 2000 से 2001 में चालू किया गया। मतलब कब से चालू है, तो 21 को, तो 2001 से, ठीक है। अब आ जाइए आधुनिक शिक्षा प्रणाली की वर्तमान स्थिति के क्या कारण हैं और किस प्रकार से अभी का जो शिक्षा व्यवस्था यहाँ तक पहुँचा है। तो इसमें हम लोग कोठारी आयोग के बारे में चर्चा करेंगे, ओवरव्यू में दे दूँ। फिर जो 1968 की जो राष्ट्रीय NEP जिसको बोलते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, उसको फिर हम लोग पढ़ेंगे। फिर 1985 का जो आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है साक्षरता मिशन का, वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे हम लोग अभी तक का जो नई शिक्षा नीति को ऐसे हमने आपको करवा ही दिया है, लेकिन वहाँ तक थोड़ा बहुत देख लेंगे। और फिर 2011 का सेंसस भी देखेंगे जहाँ से शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग अभी क्या करते हैं कि सेंसस को देख लेते हैं कि 2011 का जो जनगणना हुआ, यहाँ से भी निश्चित तौर पर बीपीएससी पूछेगा, क्योंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ। ऐसे भी बीपीएससी आपका 2011 के जनगणना का कम से कम 3 से 4 प्रश्न पूछता है। आप हर एक देखिएगा जो भी एग्जाम होता है, 67वीं 68वीं जो भी प्रश्न है, तो उसमें आपको दिखाई देगा आपको 2011 का जनगणना का जो रिपोर्ट है, और शिक्षा से जुड़ा हुआ रिपोर्ट जरूर आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग ही शिक्षक बनने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देश में किसी भी शैक्षणिक संस्थान में भाग लेने वाले जनसंख्या में प्राथमिक से नीचे प्राइमरी की संख्या जो है 32.6% थी, जबकि पिछली जनगणना वर्ष 2001 में 42.27% थी, ठीक है। तो यहाँ पर शैक्षणिक संस्थान जो भाग लिया है जनसंख्या में, प्राथमिक से नीचे की संख्या कितनी है, तो 32.6, जबकि पिछली जनगणना में ये कितना था, 42.27%, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर ओवरऑल कितनी थी, 74%, और बिहार का भी हमने पिछली बार बताया था 71% ओवरऑल, ठीक है। एक ही मात्र रोहतास था जो कि आपका जो भारत स्तर का जो है उस डाटा को पार किया था साक्षरता में। पुरुषों की साक्षरता दर भारत स्तर पर 82.1% थी, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर मात्र 65.5% थी, और ओवरऑल दोनों मिला के 74% भारत स्तर पे। और हमने बिहार स्तर पे भी बताया था कि महिलाओं की संख्या 51%, ठीक है, और पुरुषों की संख्या 71% और ओवरऑल 61%, ठीक है। इस तरीका का डाटा हमने बताया था आपको। तो यानी 51% महिला और 71% पुरुष, और एवरेज दोनों का क्या था, बिहार का 61%, और यहाँ देश स्तर का क्या 74% है,
ठीक है, और 82.1% महिला की साक्षरता दर है। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 82.1 क्या है, पुरुष की साक्षरता दर है, जबकि महिला का कितना है 65.5, और औसत कितना है 74%। तो कम से कम ओवरऑल निश्चित रूप से याद रखिएगा कि भारत की जो साक्षरता दर है वो 74% है 2011 की जनगणना के अनुसार। और कहिएगा कौन सा राज्य सबसे एक नंबर पे है, तो केरल इस रैंक में प्रथम स्थान पर है। इसके बाद दूसरे स्थान पे दिल्ली है, तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, चौथे स्थान पे तमिलनाडु है। तो आप इसको ग्रेटर करके इस प्रकार से भी प्रश्न के ऑप्शन बनाए जाते हैं बीपीएससी में। जैसे एक नंबर पे केरल दे देगा, केरल इज ग्रेटर देन आपको दे देगा दिल्ली, दिल्ली से फिर दिल्ली जो है महाराष्ट्र, इस तरीका से आगे पीछे करके ऑप्शन बनाएगा और आपके एग्जाम में पूछ लेगा यहाँ से, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, बिहार राज्य जो है पूरे राज्य में सबसे नीचा आता है साक्षरता में। इसके बाद पीछे से जो है अरुणाचल प्रदेश है, राजस्थान भी साक्षरता में बहुत पिछड़ा हुआ है, झारखंड भी है, ठीक है। और इसमें भी अभी सुधार हो रहे हैं। बिहार में साक्षरता दर यहाँ पर कितना है, पुरुषों का 63.8%, महिलाओं का 53%। तो ये थोड़ा सा और भी मुझे लगता है 2001 का ही डाटा है, 2011 में इसमें सुधार हुआ और अभी वर्तमान में 2011 के अनुसार ओवरऑल आपका जो प्रतिशतता है वो आपका कितना है, तो 61% है, ठीक है। ये सारा डाटा 2001 का ही है, ये नहीं पूछेगा आपको। 2011 वाला जो हमने डाटा पढ़ाया था वहीं से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। और यहाँ से देखिए आर्टिकल से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मेन रूप से वो अब आते हैं, हम लोग उस टॉपिक को करते हैं, कहाँ से स्टार्ट हुआ है और किस प्रकार से हमारा जो शिक्षा व्यवस्था आगे बढ़ा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का जो शैक्षणिक प्रणाली है उसकी संरचना को देखा जाए, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज एजुकेशनल सिस्टम सिंस फ्रीडम, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। तो भारत में शिक्षा के 3 चरण हैं। सबसे पहले प्राइमरी स्तर पे सुधार होगा, बेसिक स्तर पे, फिर सेकेंडरी स्तर पे, फिर हायर एजुकेशन स्तर पे। तो संविधान निर्माताओं ने संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए, जैसा कि हमने आपको बता दिया। भारत के स्वतंत्र होने के बाद मौलिक अधिकारों में एक शिक्षा का अधिकार जो है जोड़ा गया और उसने क्या किया, 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे को क्या है, निःशुल्क शिक्षा की अनुमति दी गई, ठीक है, जैसा कि 21 में है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 या आर्टिकल 21A द्वारा गारंटीकृत है। सर्व शिक्षा अभियान SSA सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की आयु कितनी होती है, 14 से 18 के बीच होती है। और सरकार ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान SSA को माध्यमिक शिक्षा तक विस्तारित किया। पहले क्या था, बेसिक था, लेकिन उसी को आगे चल करके विस्तार करके 14 से 18 वर्ष तक के यानी माध्यमिक शिक्षा की भी व्यवस्था की है। पहले प्राइमरी लेवल तक ही सरकारी विद्यालय में होता था, फिर आगे चल के माध्यमिक हुआ, अब उच्चतर माध्यमिक भी है, ठीक है। भारत में उच्च शिक्षा के 3 चरण, स्नातक, परास्नातक, स्नातकोत्तर, जिसको एमफिल या पीएचडी भी कहते हैं। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान, सबसे पहले अब हम लोग थोड़ा सा समझेंगे जो आपका रूसा क्या है। रूसा का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपको। रूसा क्या है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, एक सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है जो देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करता है, ठीक है। यानी जो भी उच्च शिक्षण संस्थान है उसको फंड मुहैया देता है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा जो 2013 में इसकी स्थापना हुई है, वो देखिए उस शिक्षा में लगभग 94% छात्र और 369 राज्य विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, ठीक है। जबकि 6% से भी कम छात्र क्या हैं कि 150 केंद्र वित्त पोषित संस्थानों में पढ़ते हैं। यानी जो राज्य का यूनिवर्सिटी है 369, उसमें ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं, यानी 94% स्टूडेंट राज्य के यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं जहाँ पे राज्य संचालित करती है, जबकि मात्र 6% लोग ही केंद्र द्वारा संचालित यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो ये इसका एक रिपोर्ट है।
उसके बाद देखिए कई बार ये भी पूछ देता है कि इकोनॉमिक्स के तहत पूछ सकता है 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही, तो 2007 से 12 तक रही, कांग्रेस का शासन था। में कहा गया प्रमुख केंद्रीय संस्थानों के प्रति केंद्र के पूर्वाग्रह ने संस्थानों के लिए मुख्य रूप से वित्त पोषण को कम कर दिया और इस प्रकार राज्य स्तर के संस्थानों की उपेक्षा की है। ठीक है, और इसके तहत क्या किया गया कि केंद्र के द्वारा जो राज्यों को फंड दिया जा रहा था उसमें कमी कर दी गई, जिससे कि कहा जाता है कि उसने राज्य के संस्थानों का उपेक्षा किया। उस शिक्षा में राज्य का निवेश घट रहा था। यूजीसी की राज्य सरकारों को दरकिनार करते हुए राज्य संस्थानों को सीधे धन जारी करने की प्रणाली भी राज्यों के लिए अलगाव की भावना पैदा करता है। ठीक है, रूसा ने इस पूर्वाग्रह को ठीक करने की कोशिश की और इस योजना का उद्देश्य राज्य के जो भी शिक्षण संस्थान था उनके शासन और प्रदर्शन में वित्त पोषण करना और उनका विकास करना है। ठीक है, तो रूसा के बारे में आप समझ गए। उच्चतर संस्थान को जो फंड मुहैया किया जाता है वो रूसा के तहत ही किया जाता है। 2018 में कैबिनेट ने इस योजना को जारी रखने का फैसला किया और रूसा पर केंद्र द्वारा नए सिरे से फोकस तभी सफल होगा जब इसे निष्पक्ष रूप से प्रशासित किया जाए और राज्य SHEC की सलाह को मानने के लिए तैयार हो। ठीक है, तो रूसा के बारे में जान ही गए क्या है, इसका अगर पूछे तो फुल फॉर्म जरूर पूछेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इसके तहत हायर एजुकेशन पे विशेष फोकस किया जा रहा है। चलिए अब आते हैं आधुनिक शिक्षा प्रणाली की वर्तमान स्थिति के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर वर्तमान स्थिति तक पहुँचने से पहले हमें बहुत सारे आयोग के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे ये तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का है और इससे पहले भी हम लोग जो ब्रिटिश काल में जो स्वतंत्रता से पूर्व जो आपका शिक्षा नीति बना उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो आपका स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का है। ठीक है, तो चलिए आज़ादी के बाद का हम लोग देखते हैं। जैसा कि पहले कहा गया कि ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने भारत की आधुनिक शिक्षा प्रणाली को लागू किया। तो भारत में अगर कहा जाए कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली का शुरुआत कब हुआ तो अंग्रेजों के समय में ही हुआ। और आपको पता होगा कि मैकाले की जो शिक्षा नीति थी उसी के तहत जो है 1835 में ही भारत में पाश्चात्य शिक्षा आ गया था। कई आयोगों ने पूरे औपनिवेशिक काल में भारतीय शिक्षा प्रणाली की नींव रखी, जिसमें मैकाले, मिनट, वुड डिस्पैच, सैंडलर आयोग और 1904 का भारतीय शिक्षा नीति भी शामिल है, जिसको कि हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था और फिर एक दिन और मैं लेक्चर लूँगा, डीपली इसके बारे में बताऊँगा। 1948 से 49 में देश आज़ादी के बाद राधा कृष्णन ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग UEC की स्थापना किया था। उसको बोलते थे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ये एक शिक्षक भी थे। ठीक है, और आगे चल करके उपराष्ट्रपति फिर राष्ट्रपति भी बनते हैं। तो इसने स्वतंत्र भारत की शिक्षा प्रणाली को नवगठित, संप्रभु और राष्ट्र की जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुकूल बनाने के लिए आकार दिया। तो जो आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था 1948-49 में आया, किसके द्वारा लाया गया? तो राधाकृष्णन के द्वारा। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता, ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। प्रारंभ में भारतीय शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के हितों के ही प्राप्ति पर केंद्रित थी। यानी ब्रिटिश सरकार जो भारतीय लोगों को पढ़ा रहा था उसके पीछे उसका जो भी मेन उद्देश्य क्या था कि उसका जो सिस्टम था, जहां उसको एम्प्लॉय चाहिए था वो उसको पूर्ति होता था। उसके माध्यम से वो अपने वर्कर तैयार कर रहा था, यानी एक ऐसा माइंड सेटअप तैयार कर रहा था जो शारीरिक रूप से तो वो भारतीय हों लेकिन माइंड से वो क्या हो, अंग्रेज हो, और उनके बातों को माने और उनका शासन में सहयोग करे। उदाहरण के लिए मैकालेवाद ने शिक्षा के माध्यम से देसी संस्कृति को ब्रिटिश संस्कृति के साथ जानबूझ करके बदलने पर जोर दिया। ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि सूट बूट वाले स्टूडेंट्स हो जाएंगे और फिर क्या होगा कि अंग्रेजी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। ईसाई मिशनरियां भी आ गई थी और उससे क्या होगा कि लोग ईसाई धर्म को भी स्वीकार करेंगे और लंबा समय तक वो शासन यहाँ पर कर सकते थे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आयोग के अनुसार स्वतंत्र भारत में शिक्षा प्रणाली निम्नलिखित मूल्यों पर आधारित है। अब देखिए, वो तो अंग्रेजों की चाल थी। अब आइए स्वतंत्र भारत, ज्ञान और बुद्धि दोनों ही बहुमूल्य वस्तुएं हैं। जो स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो हमारी शिक्षा नीति आई उसमें क्या है कि ज्ञान और बुद्धि दोनों पे बल दिया गया। सामाजिक व्यवस्था भी बनाए रखना है, साथ साथ उच्च जीवन आदर्शों की प्रशंसा भी करनी है, जिससे कि लोग अपने जीवन को सफल बनाने के लिए उच्च आदर्शों की तरह अपना जीवन व्यतीत करें। ठीक है, उच्च आदर्श मतलब जो हमारे
पूर्वज हैं, जो महान लोग हैं, उनके उपदेशों को हम लोग मानें। ठीक है, अब आ जाइए नेतृत्व पर कोठारी आयोग। कोठारी आयोग के बारे में आप जानते ही होंगे कि 1964 में गठन किया गया था। ठीक है, दौलत सिंह कोठारी के द्वारा, और फिर उसने 1966 में रिपोर्ट दिया था। तो ये क्या है उसके बारे में देखते हैं। कोठारी आयोग के माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली की स्थापना हुई और नेतृत्व विकास पर कोठारी आयोग द्वारा निम्नलिखित विचार प्रस्तावित किए गए। ठीक है, तो आया कब था? 1964 में आयोग का गठन किया गया था दौलत सिंह कोठारी के अध्यक्षता में। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे। ठीक है, और उसमें क्या क्या विचार रखे, क्या क्या दिया गया, शिक्षा में बदलाव आए। तो शिक्षा प्रणाली का मानकीकरण के लिए 10+2+3 यानी एक मैट्रिक होगा, मैट्रिक आप लोग जिसे 10th कहते हैं, उसके बाद इंटर होगा, फिर 3 साल का ग्रेजुएशन होगा। ठीक है, शिक्षा में कार्य अनुभव, सामुदायिक भागीदारी और राष्ट्रीय सेवा को भी शामिल करने का महत्व पर बल दिया गया। कई स्थानीय स्कूलों को कॉलेजों से भी जोड़ा गया। ठीक है, और राष्ट्रीय और सामाजिक एकता प्राप्त करने के लिए सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिलना चाहिए, इसलिए सबको मौका दिया गया। जवाब में 1985 तक शिक्षा खर्च जो है सकल घरेलू उत्पाद का 2.9% से बढ़ करके कितना हो गया था? 6% तक। टोटल जीडीपी का खर्च कितना होने लगा था? जो कि पहले 2.9 था, और इसके बाद ही 1985 तक में, यानी कोठारी आयोग के बाद ही शिक्षा पे विशेष खर्च हुआ और 6% तक यह फंड चला गया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं आयोग के अनुसार एक कानूनी निषेध की आवश्यकता है और छात्रों को सामाजिक या धार्मिक मतभेदों के आधार पर पड़ोस के स्कूलों में विभाजित नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये सब प्रावधान थे, आप लोग पढ़ लेंगे अच्छे से। शिक्षा की एक प्रणाली जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा दोनों शामिल की गई, प्राथमिक स्तर पे भी और माध्यमिक स्तर पे भी। और भारतीय एजुकेशन सर्विस, इंडियन एजुकेशन सर्विस IES जिसको बोला जाता है, वो भी अस्तित्व में आई। और यहाँ पे जो अच्छे अधिकारी वर्ग भी शिक्षा विभाग में दिए जाने लगे। और इस समिति के परिणामों ने 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मार्ग प्रशस्त किया, जिसने भारतीय शिक्षा प्रणाली के भविष्य के विकास पर नींव डाली। ठीक है, तो इस समिति ने जो नई जो शिक्षा नीति आई कोठारी आयोग के बाद 1968 में, तो उसमें इसके व्यापक प्रभाव देखने को मिलते हैं जो इसने रिपोर्ट दिया था। ठीक है, तो गठन हुआ 1964 में, रिपोर्ट तैयार हुआ 1966 में, और जब 1968 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी तो उसमें कोठारी आयोग के प्रावधानों को रखा गया था। क्या था? 1968 का NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसने संस्कृति और आर्थिक विकास के साथ साथ राष्ट्रीय एकीकरण में सुधार, कट्टरपंथी सुधार और शैक्षिक अवसरों के बराबरी का आह्वान किया, यानी सबको बराबर मौका मिलेगा, किसी जाति धर्म के लिए विशेष छूट नहीं, बल्कि सबको बराबर का मौका। इसने शिक्षा पर सरकार के खर्च को GDP में 5 से बढ़ा करके 6% तक कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षक अधिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करने में सक्षम हुए। और यहाँ पे देखिए अति महत्वपूर्ण है लैंग्वेज वाला, 3 भाषाओं का सूत्र दिया गया। एक तो आपका मातृभाषा, जो आपका जो भी लोकल लैंग्वेज होता है, क्षेत्रीय भाषा तो प्रयोग करना ही है, साथ साथ आपका एक हिंदी हो गया प्रथम भाषा, और दूसरा भाषा एक होनी चाहिए या तो अंग्रेजी या आपका जो भी लोकल लैंग्वेज है। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है कि हिंदी प्रथम लैंग्वेज है, दूसरा लैंग्वेज जो है हमारा संस्कृत हो सकता है, उर्दू हो सकता है, अंग्रेजी हो सकता है। उसी प्रकार से दक्षिण भारत में भी ऐसा किया गया, जहाँ पे हिंदी नहीं बोल रहे हैं तो वहाँ पे प्रथम लैंग्वेज अंग्रेजी को बनाया गया, और दूसरा लैंग्वेज के तहत जो है हिंदी को रख सकते हैं, या वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है उसके तहत। तो 3 भाषा पर यहाँ पर विशेष जोर दिया गया। तो देखिए प्रारंभ में मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जो प्रारंभिक स्तर है प्राइमरी, उसमें मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। आगे चल करके हिंदी भाषी राज्यों के लिए आधुनिक भारतीय भाषा दूसरी भाषा होनी चाहिए, जो भी मॉडर्न है, जिसको कि राष्ट्रीयकृत भाषा जैसे 14 भाषा थे, तो उसमें से वहाँ पर अब तो 22 भाषा हो गए हैं, तो उसमें से कोई भाषा को सेकेंड भाषा के रूप में रखा जाता था, और एक तो लोकल लैंग्वेज है। ठीक है, तो जैसे नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे उत्तर भारत में लोग संस्कृत को द्वितीय भाषा के तौर पे रखे, वहीं दक्षिण भारत में लोग जो है हिंदी को रख सकते थे। यदि राज्य हिंदी नहीं बोलते हैं तो अंग्रेजी या हिंदी का उपयोग किया जाना चाहिए। हिंदी भाषी और गैर हिंदी भाषी दोनों क्षेत्रों के लिए तीसरी भाषा अंग्रेजी या आधुनिक भारतीय भाषा हो सकती है। यानी तीसरी भाषा अगर
इंग्लिश आता है तो इंग्लिश ले लीजिए, और नहीं आता है तो कुछ और भी, संस्कृत ले लीजिए, उर्दू ले लीजिए, आप ले सकते हैं। सभी भारतीयों के लिए एक आम भाषा बनाने के लिए सभी राज्यों में हिंदी को बढ़ावा दिया गया। तो हिंदी में बढ़ावा देने का प्रयास आपका 1968 का एनईपी के तहत, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत दिया गया था। मेन लैंग्वेज, 3 प्रकार के लैंग्वेज, ठीक है, यहाँ पे ये याद रखिएगा। तो आपका 1968 का हो गया, तो इसमें मेन थीम ही दिया गया है, वही चर्चा मैं कर रहा हूँ। फिर आ जाइए आपका ऐसे 1968 के बाद जो नई एजुकेशन पॉलिसी आती है वो 1986 में आता है। देखिए लेटर वही है, 1900 तो रहेगा ही, 68 को आपको टर्न कर देना। अभी तक मात्र 3 ही एजुकेशन पॉलिसी आया है आज़ादी के बाद, 1968, 1986 और अभी आपका आया 2020 में, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। बस यही 3 पॉलिसी अभी तक आया है। इसका मिशन शिक्षा में असमानताओं को दूर करना। 1985 का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, तो इसका क्या मिशन है कि जो असमानता है उसको दूर करना है और समाज में सभी सदस्यों को, विशेषकर हाशिए पर हैं, उसको समान शैक्षिक अवसर देना है। और देश भर में जो प्राथमिक विद्यालय थे उनके बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, कई बार पूछेगा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया था, तो 1985 में, ठीक है, याद रखिएगा 1985 में, ठीक है। इस नीति के तहत ही इग्नू की स्थापना की गई, ओपन यूनिवर्सिटी का, ठीक है, और गांधी के दर्शन पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय, रूरल यूनिवर्सिटी को भी अपनाया गया। यह ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक एवं सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था, ठीक है। अब आ जाइए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक केंद्र द्वारा वित्त पोषित एक कार्यक्रम है जिसे 1987 में शुरू किया गया, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अगर पूछे तो 1987 में शुरू किया गया और इसका मुख्य लक्ष्य देश के सभी प्राथमिक स्कूलों को न्यूनतम आवश्यक सेवाएं प्रदान करना था। योजना का उद्देश्य क्या था कि प्राथमिक संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों की उनकी शिक्षा में सुधार के लिए अपेक्षित संस्थागत उपकरण जैसे TLM वगैरह है, शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराना, ठीक है। तो आपको ये आया था आपका 1985 के तहत ही, लेकिन आया कब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो आपने यहाँ देखा कि 1987 में, ठीक है। और ये सब काम हो रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 के ही तहत, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 1986 होना चाहिए। मैं देख लेता हूँ एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक मुझे लग रहा है इसमें, TSR ये तो बाद का है, बहुत आगे। चलिए तो ये 1986 कर लीजिए, ये 1985 मिस्टेक से मुझे लगता है यहाँ पे लिख दिया गया है, क्योंकि 1986 में आई थी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है। तो 1986 कीजिए इसको, और इसकी शुरुआत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का 1987 याद रखिएगा, ठीक है। ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब 1986 में फिर आया और फिर 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया। उसके तहत क्या करना है कि TLM जो उपकरण है, सामग्री, किताब हो, कॉपी हो, कलम हो, चौक हो, डस्टर हो, ब्लैक बोर्ड हो, ये सब की सुविधा प्रदान की गई, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में सुधार किए गए क्या उपाय हैं। राज्य सरकार टूटे हुए उपकरणों को बदलने की प्रावधान करेगी। जो भी एजुकेशन से जुड़ा हुआ उपकरण है, चाहे आपका ब्लैक बोर्ड है, चाहे अन्य भी सामग्री है, उसको क्या करना है कि नया बदलना है। छात्राओं के प्राधिकरण और नामांकन पर सकारात्मक, छात्राओं यानी महिला जो फीमेल छात्राओं के प्रतिधारण और नामांकन पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए नियुक्त शिक्षकों में कम से कम 50% क्या हों, महिलाएं हों, जिससे क्या होगा कि महिलाओं का एजुकेशन में प्रभाव बढ़ेगा और सुधार होगा। शिक्षकों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मदद से शिक्षकों को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के शिक्षण सामग्री का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया गया, ठीक है। और उसके बाद फिर संशोधित ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, रिवाइज्ड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा, मरम्मत आदि के लिए अनुदान जैसी विभिन्न सुविधाएं प्रदान की गई थी। यानी जो भी टूट गया, फूट गया, उसके मरम्मत के लिए फंड दिया गया।
प्रत्येक अनुभाग में कक्षा में कम से कम एक शिक्षक तो होने ही चाहिए, ठीक है। प्रत्येक वर्गीय अनुभाग के लिए कम से कम एक कमरा होना चाहिए, पुस्तकालय होनी चाहिए, आवश्यक शिक्षण उपकरण होने चाहिए विद्यालय में। लड़के और लड़कियों के लिए जो शौचालय हो वो अलग अलग होना चाहिए। यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूलों का उस पे सुधारने पे, TLM के सुधार पर, ये सब पे जोर दिया गया। नामांकन आवश्यकताओं के अनुसार 3 कमरे और 3 शिक्षक कम से कम उपलब्ध कराना है हर एक विद्यालय में। SC/ST क्षेत्रों के स्कूलों पर विशेष जोर देते हुए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को कवर करना है, ठीक है। और विशेष करके जो ST/SC क्षेत्र हैं वहाँ पर विशेष जोर देना है। और इस योजना के अनुसार राज्य सरकारों ने धन प्रतिस्थापन और आकस्मिक निधि प्रदान की और राज्य सरकारें शौचालय, प्रधानाध्यापक के लिए कमरा, ऑफिस जिसको बोलते हैं कार्यालय, स्कूल भवनों के निर्माण के लिए संसाधन जुटाई और केंद्र सरकार शिक्षकों के वेतन और उपकरणों के लिए धन मुहैया कराएगी, ऐसा कहा गया। चूंकि आपको पता होगा कि शिक्षा क्या है, समवर्ती विषय का है, तो इसमें अभी जैसे बिहार जैसे राज्यों में 60% केंद्र सरकार फंड देती है और 40% ही राज्य सरकार देती है, तो दोनों मिलकर के ही शिक्षा चलता है, ठीक है। तो इसी के तहत आपको धन जुटाने का, केंद्र को राज्य को धन देने की बात कही गई और वो था आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। कब आया सही ढंग से, तो 1987 में, और 1986 का जो नई शिक्षा नीति है उसी का यह व्यापक प्रभाव है, ठीक है। अब आ जाइए TSR सुब्रमण्यम समिति रिपोर्ट, ठीक है। ये क्या है? इसका मिशन भारत के लिए एक नई शिक्षा रणनीति तैयार करना था और इसने मई 2016 में सरकार को एक रिपोर्ट पेश की और इसने सुझाव दिया कि सरकार को भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कई पहलें करने की आवश्यकता है। और इस समिति की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार हैं, जैसे 4 से 5 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया जाना चाहिए, ठीक है। यानी जो 4 से 5 साल के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको भी शिक्षा के मौलिक अधिकार के तहत रखना चाहिए। ऐसे क्या था, 6 वर्ष से 14 वर्ष, लेकिन जो 4-5 साल के बच्चे हैं उनको भी शिक्षा देना चाहिए। आंगनवाड़ी केंद्र जिसको बोलते हैं आप लोग, या प्ले स्कूल, ठीक है, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। प्रारंभिक बचपन देखभाल, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसको पूछ सकता है। ECCE का फुल फॉर्म क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। हर विद्यालय में उपलब्ध नहीं है। नतीजन सभी सरकारी स्कूली को निजी स्कूलों के उपयोग को कम करने के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। और आप देखेंगे कि जो नई शिक्षा नीति आई 2020 में, उस पर प्री प्राइमरी स्टेज पर विशेष जोर दिया गया, ठीक है। इस समिति की सिफारिश के अनुसार नो डिटेंशन पॉलिसी को केवल कक्षा 5 तक बनाए रखना चाहिए, न कि कक्षा 8 तक, ठीक है। एक स्वायत्त शिक्षक भर्ती बोर्ड और 4 वर्षीय एकीकृत BEd शिक्षकों की कमी और अनुपस्थिति शिकायतों को बढ़ने के बाद से डिग्री की आवश्यकता है, ठीक है। यानी अभी जो आपकी नई शिक्षा नीति के तहत क्या किया गया है, 4 वर्ष का आपका ग्रेजुएशन के साथ ही BEd भी हो जाएगा 4 वर्ष में, ठीक है। तो ये आपको 2016 में ही जो यह रिपोर्ट आई थी, जिसका कि नाम क्या था, TSR सुब्रमण्यम रिपोर्ट, उसी के तहत कहा गया था। और आगे चल करके आप देखिएगा कि 2020 में ये सब लागू हो ही गया है। शिक्षा के साथ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को भी जोड़ना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एजुकेशन, ये सब को जोड़ना है। समिति की सिफारिशों के अनुसार राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे को मजबूत किया जाना चाहिए। आधिकारिक मान्यता पारंपरिक शिक्षा प्रमाण पत्रों के बराबर होनी चाहिए और व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम स्थानीय अवसर और संसाधनों के बराबर होना चाहिए, ठीक है। जो पारंपरिक शिक्षा है तो उसमें प्रमाण पत्र मिलना चाहिए और साथ साथ जो व्यावसायिक प्रशिक्षण है वो पाठ्यक्रम स्थानीय अवसर और संसाधन के तहत होना चाहिए। अखिल भारतीय शिक्षा सेवा के निर्माण की आवश्यकता है। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड NAB और मौजूदा प्रत्यायन निकायों को एकीकृत करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो मेन रूप से आपका जो शिक्षा में बदलाव आया है किस प्रकार से आया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ और भी चीज़ बीच बीच में भी सुधार हुए हैं।
तो उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, वयस्क और युवा साक्षरता दर में सुधार के बावजूद भारत की निरक्षरता दर स्वतंत्रता के समय देश की जनसंख्या के बराबर बनी हुई थी। यानी लगभग लोग पढ़े लिखे नहीं थे और साक्षरता के मामले में लिंग अंतर 1991 में सबसे पहले कम होना शुरू हुआ और निरंतर बढ़ता गया। हालांकि अभी भी वैश्विक महिला साक्षरता दर 7%, यूनेस्को 2015 से भी बहुत पीछे है। ठीक है, लिंग विभाजन प्रति राज्य जो है वो बहुत भिन्न होता है और 2001 और 2011 के बीच पुरुष साक्षरता दर में 6% अंक का सुधार हुआ, जबकि महिला साक्षरता में 12% अंक की वृद्धि देखने को मिली। और बिहार में महिला साक्षरता 2000 के बाद से उल्लेखनीय रूप से बढ़ी, जो कि 2011 में 33% बढ़ी और 53 हो गई। ठीक है, इसके बावजूद भारत की साक्षरता दर वैश्विक स्तर औसत 86.3 से, जो कि 2015 में रिपोर्ट आया था, उससे पीछे चल रहा है। यानी वैश्विक स्तर पे जो शिक्षा का स्तर है उससे हम लोग पीछे हैं। और बड़े राज्य में राज्य औसत रैंक में अगर जो राष्ट्रीय औसत 64.8% से थोड़ा अधिक है। बड़ी संख्या में राज्य जो हैं उनका जो औसत शिक्षा का है वो राष्ट्रीय औसत 64.8% से थोड़ा अधिक है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि निश्चित तौर पे 2-3 प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आरटी अधिनियम 2009 के बारे में जानेंगे, वो क्या है। तो 86वें संविधान अधिनियम 2002 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21(1) को जोड़ा गया और जो मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करता है कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। और इस मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन एक्ट बना। ठीक है, और राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या है? यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। अनिवार्य शिक्षा से तात्पर्य है कि राज्य का दायित्व है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त में प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करे, उनकी अनिवार्य प्रवेश उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को भी पूरा करने का सुनिश्चित करे। ठीक है, छात्र शिक्षक अनुपात बनाए रखना है, जैसे 30:1 है, मतलब 30 स्टूडेंट पर एक टीचर होने चाहिए, भवन होने चाहिए, बुनियादी ढांचा होना चाहिए और स्कूल के काम के दिन, शिक्षक के काम के घंटे निश्चित होनी चाहिए और उचित रूप से प्रशिक्षित एवं योग्य शिक्षक वहाँ होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद शिक्षकों को तर्क संगत तैनाती इस अधिनियम की विशिष्ट प्रावधान है जो सुनिश्चित करता है कि शिक्षकों की पोस्टिंग में कई शहरी ग्रामीण असंतुलन नहीं है। 10 साल की जनगणना, चुनाव आदि जैसी सेवाओं के अलावा गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए भी शिक्षकों की तैनाती पर रोक का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो एक ये बदलाव देखने को मिला कि जो भी जैसे जनगणना में टीचर को लगा दिया जाता है, चुनाव के समय लगा दिया जाता है, तो इसमें कहा गया है कि इसको रोका जाए, यानी जो शिक्षक को इन सब कामों में लगाया जाता है इसको रोका जाए इसके तहत। ठीक है, शारीरिक दंड एवं निम्न बातों पे प्रतिबंधित किया गया है कि शिक्षक किसी बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न नहीं कर सकते हैं, बच्चों के प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया नहीं कोई ले सकते हैं, कंपटीशन शुल्क नहीं ले सकते हैं, शिक्षकों द्वारा निजी शिक्षण संस्थान नहीं चलाए जा सकते हैं, बिना मान्यता के स्कूल नहीं चलाना है। तो ये सब आपका आरटीई जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 में आया है, उसके तहत ये सब प्रावधान किए गए हैं। संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम का विकास, बच्चे के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना, बाल सुलभ एवं बाल केंद्रित शिक्षा की प्रणाली का निर्माण करना। तो अब मेन रूप से इसके तहत क्या हो रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा पे जोर दिया जा रहा है। ठीक है, और समावेशिता को आगे बढ़ाने के लिए निजी स्कूलों में वंचित छात्रों के लिए, जो भी गरीब छात्र हैं उनको, जो निजी विद्यालय में जाना चाहते हैं, तो उनको भी कम फीस में उनको भी रिजर्वेशन 25% तक दिया जाए, जो कम शुल्क में बच्चों का एडमिशन निजी विद्यालय भी करें। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, तो मेन तथ्य मैं आपको सुना दिया, अच्छे से समझा दिया। अब आ जाइए 1911। चलिए ये सब आप लोग को मैं नोट्स में दे दूंगा, तो आप लोग भी इसको अच्छे से एक बार रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ लेंगे, तो हो सकता है कि जो भी समस्याएं हैं टीचर के साथ, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
और इसका उपाय किस प्रकार से किया जाए वो भी इसमें लिखा गया है, ठीक है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के भी बारे में प्रावधान दिया गया है, जो कि हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। तो इस प्रकार से आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करके जो भी अभी तक रिफॉर्म हुए हैं एजुकेशन सेक्टर में, चाहे आपका 1968 का हो, चाहे 1986 का हो, चाहे 2009 का हो, राइट टू एजुकेशन एक्ट, इन सब तथ्यों को आप लोग अच्छे से एक बार ज़रूर देख लेंगे, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको समझ में लगा होगा, और जो भी ऑब्जेक्टिव सेशन है वो मैं आपको ऐप के माध्यम से करवा दूंगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न होंगे, कम से कम 40 से 50 प्रश्न की संख्या होगी, उसको मैं आपको ऐप के माध्यम से अपने ऐप में करवा दूंगा अच्छे से, जिससे कि आपको जब यहाँ से प्रश्न पूछा जाए तो आपको दिक्कतें नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारा ऐप का लिंक है उसको डाउनलोड कर लें, या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है उससे आप बातचीत करके जुड़ जाएं। और बहुत ही कम फीस में, मिनिमल कह सकते हैं कि जो फीस है बहुत ही कम फीस है, जिसमें मैं आपको पूरा यानी टीचिंग एप्टीट्यूड, आपका पूरा जीके के अंतर्गत हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेसिफिक, बिहार स्पेशल, करेंट अफेयर्स, यानी बहुत बड़ा सिलेबस है। आप पाएंगे कि इतना बड़ा सिलेबस बहुत ही कम फीस में मैं करवा रहा हूँ, तो आप लोग जुड़ेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग निश्चित रूप से तैयारी में लग गए होंगे, और जो सीट आपके लिए है 85,000 हो, चाहे 1700 कुछ सीट है मिडिल स्कूल के लिए या फिर आपके हाई स्कूल के लिए है, तो उसके लिए आप बेहतर तैयारी में लग गए होंगे, और इस मौका को आप लोग हाथ से जाने नहीं दें। आज के लिए इतना ही। Thank you so much watching for this video.